नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम तैयारी करने जा रहे हैं अपना जो एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का JSO और JEE के लिए। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर बनाएंगे। जो लोग इन्वायरमेंट साइंस से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो सिलेबस जो है वो आसान है, वो से फेमिलर हैं, बट जो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल नया सिलेबस है। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, एक एक पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, जो भी आपके संभावित क्वेश्चन है उन पे बात करेंगे। ध्यान से वीडियो देखिएगा। पहला लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA पे। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि EIA क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और उसका बेसिक प्रोसेस क्या है। ठीक है। इसके बाद में जैसे जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हैं वैसे वैसे हम उन पे डिस्कशन करेंगे। जो लोग पहली बार हमारा लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं सत्येंद्र चौधरी, इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, इन्वायरमेंटल एडुकेटर। दोस्तों, बेसिकली हम इन्वायरमेंटल साइंस में नेट JRF के स्पेशलिस्ट हैं। हज़ारों बच्चों ने हमारा ये नेट क्लियर किया है। अभी हम यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फोकस करेंगे। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है आपने, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन गई तो किसी भी बुक से आप पढ़ोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो निकाल पाओगे बुक से कि भाई ये संभावित क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो ये है, EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। तो बिल्कुल साधारण से शब्दों में अगर मैं कहूँ, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंडस्ट्री लगने से पहले हम ये जान लेते हैं या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट शुरू हो जाते थे, इंडस्ट्रीज़ लग जाती थी और कई साल बाद ये पता चलता था कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी सराउंडिंग्स के लिए ख़राब है। ये फैक्ट्री जो हमारे एरिया में लग गई है इसका हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा असर है। ठीक। तो इसीलिए ये काम शुरू किया कि भाई प्रोजेक्ट लगाने से पहले ये देख लो कि इस प्रोजेक्ट का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। उसके लिए क्या किया गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें एक रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट में सब कुछ होता है। ठीक। सपोज करो कोई भी हम एक इंसान ले लेते हैं, एक बंदा ले लेते हैं जिसका नाम है अमित। अमित ने फैक्ट्री लगानी है तो अमित उस फैक्ट्री के लिए एक जगह खरीदेगा, बट वो एक ईंट भी नहीं लगा सकता अपनी फैक्ट्री की जब तक कि उसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल जाता। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए वो क्या करेगा, वो EIA की रिपोर्ट बनवाएगा। ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई क्या फैक्ट्री लगने के बाद EIA रिपोर्ट बन सकती है या EIA हो सकता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है। किसी भी इंटरव्यू में आप चले जाओ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि भाई मेरी एक फैक्ट्री है, ये काम कर रही है, मेरे को उसकी EIA रिपोर्ट बनानी है या ये कराना है, क्या ये संभव है? ये असंभव है। EIA जो है वो केवल इंडस्ट्री लगने से पहले बनता है। जब तक EIA नहीं होगा, EC नहीं मिलेगा, तब तक वो एक ईंट नहीं लगा सकता। तो ये तो चीज़ हुई बिल्कुल साधारण भाषा में कि EIA क्या है, ज़रूरी क्यों है, ये भी मैंने बता दिया कि भाई अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है तो हमें उसकी जनरेशन की, यानी कि जहाँ से वो उसका सोर्स है पैदा होने का, वो ही कम कर दिए तो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम होगा।
अगर आप राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में माइनिंग का बहुत काम है, ठीक है। तो माइनिंग के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इससे पहले कोई भी माइनिंग टेंडर छूटता है, कोई भी माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पहले क्या करेगा, ईसी लेगा उस जगह का, उस प्रोजेक्ट का। ईसी मिल गया उसे, उसके बाद ही वो माइनिंग शुरू करेगा। तो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, वो शुरू करने से पहले EIA होना उसका ज़रूरी है। EIA के बाद में उसको EC मिल जाती है, यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है, और उसके बाद में वो अपना काम शुरू कर देता है। तो ये तो हुई बात बिल्कुल सिंपली EIA क्या है, क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन की, जो कि EIA की डिफरेंट लोगों ने दी हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं सिंपल सी चीज़ है, आपको बुक की डेफिनेशन से ही मिलने हैं, बट कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप इन डेफिनेशन को समझ सकते हो, जितनी बात हमने कर ली इसके बेस पे। सबसे पहले आपका मोन ने डेफिनेशन दी थी एक, कि EIA क्या चीज़ है। तो इन्होंने 2-3 शब्द यूज़ किए हैं, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एंड प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ऑन मैन हेल्थ, वेलबींग, ठीक है, लेजिस्लेशन के पर्पज से, पॉलिसी के पर्पज से, ठीक। तो कोई भी आपका प्रोसीजर हो जो इंडस्ट्री में चल रहा हो उसका, टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट। ये जो मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, सिंपली वही इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से बता दी कि ये क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो थर्मल पावर प्लांट का, कि भाई थर्मल पावर प्लांट आपके एरिया में लगना है, तो उसमें हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये हमने प्रिडिक्ट कर दिया, यानी कि बता दिया कि भाई एयर पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन को पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर प्रिडिक्ट कर दिया, यानी कि बता दिया कि भैया इसका इम्पैक्ट होगा, इन्वायरमेंट पे भी होगा और ह्यूमन हेल्थ पे भी होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या इस पे काम होता है, किसी भी लेजिस्लेशन के एक्ट के अंतर्गत क्या उस पे पॉलिसी बनती है, ठीक है। प्रोजेक्ट को लेके जो भी उनका प्रोसीजर है, ऑपरेशनल प्रोसीजर है, यानी कि जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, पावर प्लांट में काम हो रहा है, उसको लेके फिर उसको हम इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे सभी लोगों को, जितने भी हमारी लेजिस्लेटिव एजेंसीज़ हैं उनको, कि भाई इसका ये इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये डेफिनेशन में सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर ली। आइडेंटिफाई करना भी कवर कर लिया, प्रिडिक्ट करना भी कवर कर लिया कि कौन कौन से इम्पैक्ट हो रहे हैं, और उसको इंटरप्रेट करना भी और कम्युनिकेट करना भी, सब कुछ इस डेफिनेशन में इन्होंने कवर किया है। इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन आई, और ये क्वेश्चन पहले आया है 2-3 कंपटीशन में, UGC नेट में भी ये आया था कि EIA टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया था। हीर एंड हैग्रेटी ने यूज़ किया था 1977 में, 1977 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कुछ क्वांटिटेटिव पैरामीटर को हम देखते हैं। क्वांटिटेटिव पैरामीटर क्या है, सपोज करो फिर से एयर पोल्यूशन का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अब एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर सेट करेंगे। मान लो पावर प्लांट से भाई PM10 कितना निकल रहा है, PM2.5 कितना निकल रहा है, सोक्स कितना निकल रहा है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ पैरामीटर उन्होंने सेलेक्ट कर लिए और ये कहा कि भाई अगर इन पैरामीटर की जो वैल्यू है वो एक निर्धारित वैल्यू से ऊपर जाएगी
तो वो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ पैरामीटर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये बताया कि इनकी जो वैल्यू है अगर वो एक परमिसिबल वैल्यू से ऊपर जाएगी तो वो क्या करेगी, हमारी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगी। और ये जो वैल्यू हैं, पैरामीटर हैं, ये हमें तीनों फेज़ में देखनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट लगने से पहले, प्रोजेक्ट लगने के दौरान और प्रोजेक्ट लगने के बाद में। पावर प्लांट जो है वो लगने से पहले वो वैल्यू देख ली, भाई सही है। ठीक है, अभी तक जब पावर प्लांट बन रहा है, लग रहा है, तो उसमें क्या उन पे फ़र्क आया, और जब पावर प्लांट शुरू हो गया उसके बाद में उन वैल्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, पैरामीटर हमने डिसाइड कर लिए थे। इससे आपको पता चलेगा कि भाई आपका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट लगने से पहले कैसा था, प्रोजेक्ट लगने के दौरान कैसा है, और प्रोजेक्ट लगने के बाद में कैसा है। ठीक है, ये इन्होंने दूसरी डेफिनेशन जो है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है, इसमें इन्होंने ये बताया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन पे पहले तो ये बनता है इस डेफिनेशन से कि भाई EIA टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, या EIA टर्म सबसे पहले कब आई थी, किस साल में आई थी, ये क्वेश्चन हो गया। और फिर ये डेफिनेशन दे दी कि ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, यहाँ तक भी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ध्यान से जो स्लाइड पे लिखा हुआ है वो तो आप याद कर ही लोगे, बस समझो एक एक चीज़ को कि कहना क्या चाह रहे हैं ये। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी थी EIA को, ये दी थी IAIA। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भाई फुल फॉर्म ऑफ IAIA क्या है। ठीक है, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपका निकल के आ गया कि IAIA की फुल फॉर्म क्या है। इन्होंने इसी डेफिनेशन को जो पहले आई थी उसमें और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि EIA क्या है, द प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, इवेल्युएटिंग, मिटिगेटिंग द बायोफिजिकल, सोशल एंड अदर रिलेवेंट इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रपोजल। ठीक, इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो पहले सारी चीज़ें उन्होंने कवर की थी, बट इन्होंने क्या कर दिया, सिस्टमेटिकली बता दिया कि एक प्रोजेक्ट के लगने से पहले, ठीक, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको लगने से पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्वायरमेंट पे कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, किस पैरामीटर पे फ़र्क पड़ रहा है, एयर पे, वाटर पे, सोयल पे, किसी भी चीज़ पे। इन्होंने सारी चीज़ कवर कर दी, बायोफिजिकल, सोशल एंड अदर रिलेवेंट इफ़ेक्ट। सोशल यानी कि हमारी बेसिक लाइफ, बायोफिजिकल में सारे फैक्टर आ जाएंगे आपके, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सोयल आ जाएगा, नॉइस आ जाएगा। ठीक है, कि इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर प्रिडिक्ट किया, फिर इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद में कौन कौन से मिटिगेशन मेज़र आप लगाएंगे जिससे जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। ये सब आपने कब करना है, आप कोई भी प्रोजेक्ट के लगने से पहले। ठीक है, उसके बाद में आप जो है एक डिसीज़न लेंगे, और डिसीज़न लेने के बाद में उसको कम्युनिकेट करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट लगा रहा है, मान लो अमित प्रोजेक्ट लगा रहा है, अमित को बता देंगे हम कि भाई ये जो तूने ये इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है, उसका ये इफ़ेक्ट होगा, इसको कम करने के लिए तुझे ये काम करने पड़ेंगे, तभी आपको EC मिलेगा, अदरवाइज आपको EC नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 बेसिक डेफिनेशन हो गई भाई। तीनों में बिल्कुल सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हैं। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन आई हैं, ठीक है, बट मेजर डेफिनेशन जो हैं वो यही हैं। तो यहाँ तक जितना हमने डिस्कस किया है, EIA क्या होता है, ठीक है, EIA के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक,
और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। कोई भी पॉइंट दोस्तों ऐसा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना, जो समझ में ना आए नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अलग से हाईलाइट करके दोबारा समझा देंगे। तो कोशिश यही है कि सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए ये चीज़ भाई, चाहे आपने पहले EIA पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एनवायरनमेंट के हो या नहीं हो, ठीक। स्लाइड पे जो लिखा है पेपर इंग्लिश में होना है, ठीक है। तो भाई ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगी चीज़ें, दिमाग में बिठा के बस याद कर लो। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, पता चल गया ये क्या होता है, क्यों करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले 1960 के दशक में, जब जहाँ पे S लिखा होता है ना दोस्तों, इसका मतलब दशक होता है। सिंपल सी चीज़ है कि भाई 1960 के दशक में सबसे पहले EIA का काम शुरू हो गया था। उससे पहले तक कभी EIA दुनिया में किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता था, ठीक है। EIA टर्म भी नहीं पता था, ठीक। 1977 में यूज़ हुई है टर्म, पर उससे पहले ये चीज़ हो गया था कि भैया हाँ कुछ ऐसा करना चाहिए प्रोजेक्ट को लगने से पहले, कि पहले ही थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है इससे वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए से अगर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है तो ही ये फैक्ट्री लगा सकता है, वरना नहीं लगा सकता। बिल्कुल साधारण भाषा में बात ये है। तो 1960 के दशक में ये चीज़ शुरू हुई और US ने सबसे पहले इसे अपने एक्ट के अंदर, अपने संविधान के अंदर जगह दी। इसको एक एक्ट बनाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको जगह दी कि भाई ये ज़रूरी है, अगर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उससे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और इफ़ेक्ट को कम करने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, नेपा। कब बनाया, 1969 में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नेपा की फुल फॉर्म क्या है और ये किस ईयर में बना, ठीक। इस ईयर में इन्होंने इसको बना दिया, बना के फिर अगले साल से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया फुल फ्लेज, कि कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा तो उससे पहले उसके इफ़ेक्ट को देखेंगे, मिटिगेशन मेजर क्या लगाए हैं, उसके बाद ही वो फैक्ट्री लगा पाएगा। तो दो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको निकल के सामने आई। नेपा क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। कब आया, 1969 में। सबसे पहले कहाँ आया, US में। इसके आने के बाद में 1970 के दशक में जो भी अच्छी डेवलप्ड कंट्री थी, जिन्होंने उस टाइम पे डेवलपमेंट कर लिया था, उन्होंने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर जगह देनी शुरू कर दी, ठीक है। चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ऐसी जितनी भी कंट्री थी, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। तो US ने शुरू किया, US से शुरू होकर ये काम धीरे धीरे फैलने लगा। बट सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो आया 1989 में। वर्ल्ड बैंक ने इसको अडॉप्ट किया EIA को, और ये कहा कि भाई अगर आपको वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको उस प्रोजेक्ट का EIA कराना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ लाइन। 1989 में वर्ल्ड बैंक ने EIA को अडॉप्ट किया और सभी को ये कहा कि भाई अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए तो आपको उस प्रोजेक्ट का EIA कराना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से कहानी पलटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी देश जो तरक्की कर रहे थे, ठीक है, तरक्की करने के फेज़ में उनको प्रोजेक्ट लगाने थे, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट लगाना था, ठीक है, या कोई भी इस टाइप का बड़ा प्रोजेक्ट लगाना था, तो उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे के लिए उसने क्या करना था, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग लेनी थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई अगर तूने प्लांट लगाना है और तुझे पैसे चाहिए तो EIA करा, ठीक है, EIA की रिपोर्ट मुझे सबमिट करेगा तो ही मैं पैसे दूंगा, ठीक। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक ने EIA को कब अडॉप्ट किया। तो ये तो थोड़ा सा इतिहास हुआ, हिस्ट्री हुई वर्ल्ड को लेके कि संसार में EIA का क्या रहा और कैसे वो शुरू हुआ।
अब बात करेंगे अपने देश की, इंडिया की। तो जैसे ही वर्ल्ड बैंक ने कहा तो इंडिया ने भी कहा कि भाई हाँ हम भी EIA कराएंगे। 1990 के दशक में ये काम शुरू हो गया। बट कहानी कहाँ पलटती है, कहानी बदलती है सरदार सरोवर डैम से। ठीक है, बहुत दिनों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी पूरा हुआ है। ठीक है, सभी को सरदार सरोवर डैम के बारे में पता है। तो उसके लिए कई बार उसमें कई हज़ार करोड़ रुपया लगा है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये सभी को पता है। तो बार बार प्रोजेक्ट रुक जाता था फंडिंग की कमी से। ठीक है, पहले इन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए, फिर दोबारा से फिर पैसे लिए। तो जब दोबारा से पैसे लेने की बात आई तो अब बात आ गई थी 1990 के दशक में। पर वर्ल्ड बैंक ने एक चीज़ पहले कह दी थी 1989 में कि भैया आपको EIA कराना पड़ेगा अगर फंडिंग लेनी है तो इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मांगी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई EIA रिपोर्ट दो। तो इन्होंने कहा कि वो तो है नहीं, वो क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि भैया EIA ऐसे ऐसे है, आपके प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और आप उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इस टाइप की एक रिपोर्ट होती है जिसको EIA रिपोर्ट बोलते हैं। वो सबमिट करो, उसी के बाद आपको फंडिंग मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक भी चीज़ क्लियर हुई कि 1900 दशक में भारत ने काम शुरू कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसको कंपलसरी कर दिया था कि भैया इस दशक में किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको EIA कराना पड़ेगा और EIA कराने के बाद ही आपको हम फंडिंग देंगे। तब तक भी भारत ने इस पे ज़्यादा ऐसा ध्यान नहीं दिया। 1992 तक, 1992 तक इसको केवल एज ए पॉलिसी रखा, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में रखा। ठीक है, अब एक चीज़ है कि भाई हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ ए बेस्ट पॉलिसी। सभी को पता है भाई ऑनेस्ट होना चाहिए, बट होते कितने लोग हैं? कोई भी नहीं। जब तक CCTV कैमरा नहीं लगता तब तक ऑनेस्टी का कोई जिक्र नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब तक कोई फोर्सफुली चीज़ नहीं आती, कोई निगरानी की चीज़ आप पे नहीं आती, तब तक चोरी करने की संभावना ज़्यादा रहती है। साधारण से शब्दों में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में 1994 में, ठीक है, 1994 में इसको कंपलसरी कर दिया गया। यानी कि कंपलसरी करने की एक ही चीज़ होती है कि भाई इसके लिए कानून बना दो, एक्ट बना दो। एक्ट पार्लियामेंट में पास होगा, जब कानून बन गया उसी के बाद में वो चीज़ें हम फोर्सली कह सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में क्या आता है? कुछ भी नहीं कि भाई आप कह रहे हो भाई एक चीज़ करो तो फिर मर्जी है मालिक की वो करेगा या ना करे। ठीक है, बट जब वो एक्ट बन गया, एक्ट बनने के बाद में क्या होगा, वो एक कंपलसरी हो जाएगा कि भाई ये चीज़ तभी होगी तेरी अगर तू पहले ये करेगा। फैक्ट्री तो तभी लगा सकता है जब तू EIA रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, इसके क्लोज ए के सब रूल 3 ऑफ रूल 5 में ये लिखा गया है कि EIA जो है वो होना चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस एक्ट में जब इसको जगह दे दी गई, इसका एक हिस्सा बना दिया गया, तो इसके बाद में 27 जनवरी 1994, ठीक है, में ये कहा गया कि भैया किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्या ज़रूरी है? EIA, EC, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। EC बार बार मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, समझ में आ गई होगी कि पहले आपने एक रिपोर्ट जमा करनी है, उस रिपोर्ट को देख के उस पर अप्रूवल लगाएगी कमेटी, अप्रूवल लगा के आपको दे देगी, तभी आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये इतिहास हुआ भारत में कब EIA आया। ठीक, यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा EIA का कि EIA क्या है, कैसे है। ठीक, अब हम एक छोटा सा
इस रिपोर्ट का ये देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे जो भी आपके सिलेबस में दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या चीज़ होती है ये बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आई स्क्रीनिंग। ठीक, छटनी करना है कि भाई किसका फुल या ये होना है, किसका हाफ या ये होना है, इस टाइप से हमने स्क्रीनिंग कर ली। ठीक, अमित का भी प्रोजेक्ट है भाई, सुरेश का भी है, मुकेश का भी है, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, तो किसको ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट चाहिए, किसके कितना पैसे का प्रोजेक्ट है, इसके निर्धारित इसी चीज़ पे बहुत सारे आपकी आगे चीज़ें बात करेंगे। अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, बट हमने छटनी कर ली। किसी ने पावर प्लांट लगाना है, किसी ने फर्टिलाइज़र कंपनी लगानी है, किसी ने अपना ऐसी चीज़ जैसे हॉस्पिटल खोलना है तो ये की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने छटनी कर ली कि भाई किसने क्या प्रोजेक्ट लगाया है। उसके बाद स्कोप, उसका स्कोप देखेंगे कि भाई हमें क्या क्या करना है उसके अंदर। ठीक, जैसे बोलते हैं ना कि भैया इन्वायरमेंट साइंस का क्या स्कोप है, केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, यानी कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। ठीक है, वैसे ही EIE का स्कोप होता है कि भाई आप क्या क्या करोगे। आपने एयर देखना है, वाटर देखना है, कैसे देखोगे, वो सब कुछ स्कोप में होता है। ठीक, दूसरा स्टेप आ गया स्कोप का। इसके बाद में कौन कौन से ऐसे आपके पैरामीटर हैं जिनको आप देखोगे और उन पैरामीटर को देखने के बाद में क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देख लिया। मान लीजिए आपने फर्टिलाइज़र फैक्ट्री लगाई है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का आपको पता है कि भाई ज़्यादा फर्टिलाइज़र पानी में जाएगा तो वो यूट्रोफिकेशन कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मछलियाँ मर जाएंगी। तो आपने उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हाँ मेरा पानी जो है वो ख़राब है, इसको मैं बाहर नहीं छोड़ सकता। उसको आप ट्रीट करने के लिए, साफ करने के लिए एक प्लांट लगाओगे, ETP। ठीक है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, पानी को शुद्ध करने के लिए आपने एक प्लांट लगा दिया। ठीक, उसके बाद में आपने एक रिपोर्ट बनाई कि भाई मैं, ठीक है, सुरेश राम ये फैक्ट्री लगा रहा हूँ और ये सब काम भाई आप तो कर नहीं सकते, आप तो एक्सपर्ट नहीं है। इसके लिए आप एक कंसल्टेंट बुलाते हो। जैसे कि घर बनाते हैं तो घर के नक्शे बनवाने के लिए आप किसी को ढूंढते हो कि यार नक्शे बनाने वाले को, तो वैसे ही EIA रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। उनको आप बताते हो कि भाई ये मेरी फैक्ट्री है, मुझे यहाँ पे जयपुर में लगानी है, इसमें मैं ये काम करूँगा, मुझे EIA रिपोर्ट बना के दे, मुझे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है। तो वो सारी चीज़ें वो करेगा आपसे पैसे लेके। स्क्रीनिंग करेगा, स्कोपिंग करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, मिटिगेशन करेगा, रिपोर्ट बना के आपको दे देगा। रिपोर्ट आप जाके दे दोगे अप्रेजल कमेटी को, यानी कि जिसने वो देखनी है, वो रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे और उसके बाद में आपको एक डिसीज़न बता देंगे कि भाई तो फैक्ट्री लगा सकता है या नहीं लगा सकता। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, पर ये जो चीज़ है पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 2 बार होती हैं भाई। अब आपके गांव में किसी ने फैक्ट्री लगानी है, वह फैक्ट्री लगेगी, सपोज करो शुगर फैक्ट्री लगी आपके गांव के पास में लगनी है, तो लोगों को बताया जाएगा कि भाई तुम्हारे इलाके में ये फैक्ट्री लग रही है, इससे तुम्हें रोज़गार मिलेगा, इससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा, इससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। ठीक है, अब साधारण सी भाषा में समझिए कि भाई हाँ, एक बुढ़िया आई और आके बोली ना जी फैक्ट्री तो नहीं लगेगी, पिछली फैक्ट्री लगी थी, उसका काला धुआं सारा मेरे घर में आता है। ठीक है, उसके मेरे घर के ऊपर छत पे तो छाई पड़ी रहती है, छाई पता है ना, फ्लाई ऐश होती है काले रंग की। ठीक है, मैं तो नहीं इसको बिल्कुल मानती। ठीक है, या तो उसका प्रबंध करें कि मेरे घर में छाई नहीं आनी चाहिए, भाई मेरे घर में फ्लाई ऐश नहीं आनी चाहिए, मेरे तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, सारे हमारा फर्श ख़राब हो जाता है। तो भाई उसकी बात भी सुनना ज़रूरी है। उसके लिए क्या हो रहा है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये हो गया, सब कुछ हो गया। तो जो भी था फैक्ट्री का मालिक, 1-2 बड़े लोग, समझदार लोग, उन्होंने बुढ़िया को समझाया, ताई को समझाया कि देखो जी बात ये है, फैक्ट्री लग के बहुत फ़ायदा होगा, पर आपके घर में धुआं नहीं आएगा, छाई नहीं आएगी, फ्लाई ऐश नहीं आएगी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमने बहुत अच्छा सिस्टम लगाया है। आप ठीक है,
यहाँ पे वो मान गई हैं जो भी लेडी थी, और रिपोर्ट बन गई। फिर से पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होगी, फिर से वो लेडी आई, उन्होंने कहा ताई जी ने कि भाई देखो, मैंने बोला था, मेरा कुछ समाधान हुआ कि नहीं हुआ, तो रिपोर्ट को बता देंगे कि भाई देखो बिल्कुल सही, हमने ये चीज़ कंसीडर की है, ध्यान में रखी है, तो इसके लिए हमने ये इतना करोड़ का सिस्टम लगा दिया, इसमें ये सारी की सारी राख को वहीं पकड़ लेगा, आपके घर में नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छा धुआं निकलेगा। वो सेटिस्फाई हो गए। तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इस टाइप से होती है, ठीक है। जो लोग इन्वायरमेंट नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि भाई क्या चीज़ है, ठीक है। इसलिए बेसिक से अपने आसपास के एग्जांपल देख के आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज़। उसके बाद में डिसीजन बन जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, इसे मिल जाएगा, ठीक है, और आप अपना काम शुरू कर दोगे। जो अपने प्लॉट लिया हुआ है वहाँ पे आप फैक्ट्री लगाना शुरू कर दोगे। तो इससे आगे की सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको कितना समझ में आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अपने रिव्यू दीजिए, जैसा भी आपको लगे, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई दोबारा डिस्कस करेंगे, समझ में आना ज़रूरी है। क्वेश्चंस निकालते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, आपके व्यू मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे कंपटीशन अभी आने वाले हैं, एग्ज़ाम गेट का आएगा, GRF का आएगा, जिनको हम बेसिक तैयारी कराते हैं। ये आपकी रिक्वेस्ट पे शुरू की है सीरीज़, तो समझ में आना ज़रूरी है। मुझे हर स्टूडेंट्स का व्यू चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। भाषा की कोई दिक्कत हो, किसी टर्म की कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ ये भी मुझे बताएं, और साधारण शब्दों में और आसान से एग्जाम्पल आपको दूंगा। समझ में आए तो ही फ़ायदा है दोस्तों, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होगा। इससे ज़्यादा अगला जो हमारा लेक्चर हम AI की तरफ बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नॉलेज के लिए सिलेबस वाइज बढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।